सुलगता सवाल आज जो खड़ा हो गया वो ये कि शराब की दुकानों पर भीड़ आ गई है। वो भीड़ कौन संभालेगा? भीड़ कई जगह बेकाबू हो गई, कई जगह पुलिस को दुकानें बंद करानी पड़ी, कई सरकारों को इसमें एक्शन में आना पड़ा, कई जगहों के प्रशासन जो है वो एक्शन में आए। तो ये बड़ा सवाल, सुलगता सवाल आज खड़ा हो गया। हमारे संवाददाता जहां जहां पहुंचे वहां उन्होंने अलग अलग तस्वीरें देखी। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से दीपक रावत जुड़ रहे हैं और लखनऊ से अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, और एक व्यापारियों का मसला है। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और फारूक शिबली साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनका कहना है कि ये तो वैसे भी नहीं खोली जानी चाहिए थी दुकानें, क्योंकि शराब से तो इम्यूनिटी और कम होती है, तो ये क्यों खोली गई हैं। उधर प्रवीण खंडेलवाल जी जो हैं उनके संगठन का कहना है कि भाई शराब की खोल दी गई है तो फिर बाकी सारी भी खोल दीजिए अगर इसी तरह से खोलनी है तो ये एक बड़ा सवाल उठ के खड़ा हुआ है। जीवीएल साहब, अब क्या करें इसका, क्योंकि ये दिख रहा है कि भाई दुकान में आप बोल देंगे सोशल डिस्टेंसिंग, वो दुकान वाला अपनी तो सोशल डिस्टेंसिंग कर लेगा, लेकिन जो भीड़ सड़क पर आ रही है उसकी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कराई जाएगी? सबसे पहले किशोर जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। हमने इस देश को पिछले महीने की मार्च 24 तारीख से, जब से लॉकडाउन 1 शुरू हुआ जी, बहुत दिक्कतों के बावजूद हमने स्थिति को संभालने का काम किया है। और लेकिन ये सरकार की ये बिल्कुल मंशा नहीं थी। केंद्र सरकार लिकर शॉप्स ओपन करने के पक्ष में नहीं थी, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं। पर लेकिन जो राज्य सरकारों के ऊपर, उन पर बहुत दबाव है, उनके पास रिसोर्सेस की कमी है। केंद्र सरकार का भी ये स्थिति नहीं है कि उनकी सारी नुकसान को भरपाई केंद्र सरकार कर पाए। तो इसलिए ये इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, इसके कारण प्रदेश मतलब सीधा है कि भाई शराब की दुकानें इसलिए खोली गई हैं क्योंकि ये शराब की दुकानों से जो टैक्स मिलता है, कर मिलता है, एक्साइज मिलती है, वो राज्य सरकारों को जाती है और राज्य सरकारों की उससे कमाई होती है। और राज्य सरकारों को अपनी कमाई के लिए, कमाई मतलब ऐसा कोई नहीं कि मुनाफा जगह इस्तेमाल करना है, उसके लिए उनको खोलना पड़ा। तो आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों का दबाव था, इसलिए केंद्र ने ये दिया, उसके बाद फिर राज्य सरकारों को देखना है। तो ये बॉल जो है ये राज्य सरकार के कोर्ट में चली गई। अजय, हाँ जी बोले। 2.5 लाख करोड़ का प्रदेश सरकारों को इससे अर्निंग होती है सालाना, और इसलिए कई राज्य सरकारों का दबाव था। मैं कह रहा हूं, ये तो जो भी निर्णय लिए गए, केंद्र सरकार ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं तो पाए, और राज्य सरकारों के दबाव के कारण, उनके रिसोर्सेस के जरूरत के कारण उनको खोलनी पड़ी अनुमति दिया है। लेकिन किसी पर यह दबाव नहीं है। केंद्र सरकार ने किसी सरकार को यह नहीं कहा आपको खोलना चाहिए, लेकिन जिस सरकार को इसकी जरूरत है, इसके बिना वो अपने रिसोर्सेस नहीं मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये तो असल में क्या है ना जीवीएल साहब, क्या है कि हम लोगों ने, देश की जनता ने भी और देश की सरकारों ने भी ये बना हुआ है कि माई बाप सरकारें बनी हुई हैं कि सरकार भी ये दिखाना चाहती है कि देखिए हम आपके लिए ये कर रहे हैं, और लोग भी कहते हैं देखिए सरकार हमारे लिए ये कर रही है। असल में जो भी सरकार कर रही होती है और जो लोगों के लिए हो रहा होता है वो लोगों के ही पैसे से होता है, सरकार को अपनी जेब से तो डालती नहीं है। अब लोगों का पैसा आता है इन्हीं चीजों से, पेट्रोल डीजल से, शराब की बिक्री से और बहुत सारी चीजों से, लेकिन इनसे मुख्य तौर पर आता है। तो अब शराब की बिक्री सरकार के लिए, जैसा आपने कहा, राज्य सरकार के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्य सरकार को और जगह खर्च करना है। तो अजय कुमार जी ये बताइए कि ये तो बॉल आपकी तरफ ट्रांसफर हो गई। देखिए किशोर जी, मैं जीवीएल नरसिम्हा राव जी का बात सुन रहा था। ये विचित्र स्थिति है। हाँ। यदि केंद्र सरकार अगर पैसे देंगे प्रदेश को, फिर तो हम कोई जो जबरदस्ती शराब दुकान खोलने में जो है हम लोग को जो रुचि है, लेकिन केंद्र सरकार तो ये बढ़िया तरीका भारतीय केंद्र सरकार का और जीवीएल नरसिम्हा राव साहब का, कि हमारी कोई मंशा नहीं थी खोलने के लिए, परंतु प्रदेश का दबाव था। प्रदेश का दबाव शराब दुकान खोलने के लिए नहीं था, प्रदेश का दुकान था कि आप पैसे हमको दीजिए। अगर आप पैसे की व्यवस्था करते, पर सर पैसा कौन कहां से देगा? केंद्र सरकार दे या आप दें, सब लोगों को पैसा। किशोर जी एकदम, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि ये निर्णय प्रदेश और केंद्र साथ में मिलकर लिए हैं, क्योंकि केंद्र को भी मालूम है, तो अगर ये तो
गलत बात होगी अगर केंद्र सरकार कह रही है कि हमारी कोई मंशा नहीं थी। उनके भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार है, वो कर्नाटक में हो या मध्य प्रदेश में हो या जहां पर असम में हो। नहीं तो पार्टियों की तो बात ही नहीं हो, सरकार इसमें पार्टियों की तो बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि भाई शराब दुकान खोलना मजबूरी हो गया है क्योंकि रेवेन्यू चाहिए। और हाँ, और किशोर जी, आप, हाँ, तो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ये क्यों कह रही है कि भाई उन्होंने नहीं कहा? ये अजीब सवाल है ना आपका। नहीं, एक दूसरी बात क्या है कि आखिरी में डॉक्टर से, दवाई से, तनख्वाह के लिए पुलिस के पदाधिकारी और सिपाही के लिए प्रदेश को चलाने के लिए आपको जो किसी तरह का अगर आमदनी नहीं होगी, जी बिल्कुल। पेट्रोल डीजल की स्थिति आप जानते हैं। हाँ, लॉकडाउन में एकदम पेट्रोल डीजल से कमाई नहीं हो रही है। शॉर्ट जी तो हमारा एक सेकंड किशोर जी, 2 सेकंड में कंप्लीट कर लूंगा। हाँ, तो हमको अब जो है 2 चीज है, जीवन और जीविका दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसी बैलेंस में। नहीं तो एक चीज है, अगर इस देश में 15 मजदूर अगर सीमेंट के एक ट्रक के जो मशीन के अंदर छिपके अगर अपने घर पहुंचने के लिए जो है कोशिश करते हैं, तो ये क्या स्थिति हो गई है। बच्चे लोग मर रहे हैं पैदल चलते चलते। इसलिए तो देखिए, यानी मैं कह रहा हूं कि ये कम्युनिकेशन ये होना चाहिए। क्या कम्युनिकेशन लोगों तक ये पहुंचाया जाए कि भाई साहब ये कोरोना के लिए अस्पताल खुल रहे हैं, कोरोना के लिए ये जो हो रहा है इसका पैसा वो शराब पीने वाले दे रहे हैं जो शराब खरीद रहे हैं, टैक्स, उस टैक्स से ये हो रहा है। ये या तो ये डायरेक्ट रिलेशन, आप डायरेक्ट रिलेशन बना दीजिए, फिर पूछा जाए कि भाई शराब वालों से ये पैसा लिया जाए या आप लोगों से लिया जाए। नहीं, दूध अगर बाकी सामान का भी होगा, हाँ, दवाई का है जी। लेकिन हाँ, प्रदेश के राजस्व में तो शराब जो है, शराब एक बहुत बड़ा जी हाँ, वो जो प्रदेश का राजस्व और वो जो है ना, लोग सोचते हैं कि वो कोई कमाई कर रहा है राज्य, वो कमाई नहीं कर रहा है, वो भी तो लोगों के लिए खर्च ही करना है ना, तो वो खर्चा कहां से उठाया जाएगा? किशोर जी, मैं आपसे 200% सहमत हूं कि जब तक हम और ये भी नहीं समझेंगे कि अर्थव्यवस्था 10 करोड़, अगर 10 करोड़ जो है मजदूर जो मध्यम उद्योग और लघु उद्योग में काम कर रहे हैं, अगर हम उनके लिए भी काम धीरे धीरे शुरू नहीं करेंगे तो इस देश को जो बहुत भयंकर भूखमरी की स्थिति में हम लोग जीवीएल साहब से है। जी एक मिनट। हाँ, अजीत हमारे साथ लखनऊ से हैं, जीवीएल से कुछ पूछना चाहिए। जी अजीत बोले। देखिए बिल्कुल किशोर, जीवीएल साहब से मेरा एक सवाल है कि आपने गाइडलाइन जारी करा दी, उसमें यह भी करा दिया कि 5 लोग ही एक बार में एक दुकान पर आएंगे, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं, क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है आपको? या आप देखिए एक साथ 10 लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। आप देखिए दुकानदार भी यहाँ पहुंचे, इनको हटा रहे हैं, फोर्स के भी लोग पहुंचे हैं। तो ये सुनिश्चित करना पुलिस का काम। और सबसे बड़ी बात किशोर बताएं आपको, अब देखिए कैमरा देखकर लोग हरकत करते नजर आ रहे हैं, लोग टेलीविजन पर देख सकते हैं इस बात को कि आप पीछे भाग रहे हैं जब कैमरा देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवीएल साहब कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमी, ठीक है आपके पास इकोनॉमी मजबूत करना है, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आपको बता दूं किशोर कि लखनऊ में ही तैनात एक पुलिसकर्मी अनिल हैं जो एसीपी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री को, पीएमओ को, योगी आदित्यनाथ को, सीएमओ को, और कहा कि 40 दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। तो सरकार की सरकारी मुलाजिम जो है वही सवाल खड़ा करें, तो इसका जवाब जीवीएल साहब आपने कह दिया 5 लोग खड़े होंगे, लेकिन कैसे 5 लोग कौन इंश्योर करेगा, कौन संभालेगा कि 5 ही आए? 5 ऐसा दुकानदार तो अपनी दुकान देखेगा ना, ग्राहक जो है बाहर कितने खड़े हैं ये कौन देखेगा? और ग्राहकों को ये कौन बताएगा कि 4 हो गए अब 5वें आप हैं, इसके बाद ना आए? नहीं किशोर जी, हम जो भी छूट दे रहे हैं, हाँ, जो भी दुकान खुल रहे हैं, ये केवल दारू के दुकान के लिए नहीं, सारे दुकान के लिए, चलिए सारों के लिए सही, हाँ। पर लेकिन किशोर, नहीं एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए किशोर जी। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, पहले दिन देश भर में कई शहरों में यही चित्र था। लोगों को कहने के बावजूद इसको कंट्रोल में लाने में 1-2 दिन का समय लगा। तो सर ऐसा है ना कि ये किसकी जिम्मेदारी, मतलब ये लोगों की जिम्मेदारी हो गई, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो गई, फिर कैसे होगा कंट्रोल, कैसे होगा? हमें तो नहीं करना कंट्रोल। सुनिए हाँ, किशोर जी, लोगों की हेल्थ, लोगों की उन चिंता करना सरकारों का दायित्व है, और इंप्लीमेंटेशन जरूर ये प्रदेश सरकारों का है। अब तक उन्होंने अच्छा संभाला है। यदि कहीं जगह नहीं संभलती है, दुकान को बंद करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम का पालन करना पड़ेगा।
यदि ऐसे यानी ये प्रदेश सरकारों पे आ गई ना बात की, प्रदेश सरकारें अगर, लेकिन दिल्ली सरकार जाके केंद्र सरकार जाके कैसे करेगी बताइए मुझे? किसी भी शहर में केंद्र सरकार जाके इंप्लीमेंटेशन जरूर स्थानिक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर है। वो इसमें एक दूसरे दो पहलू अलग हैं। ये बात चलिए, ये तो केंद्र और राज्य सरकार की बात हुई, और कैसे होगी भीड़, उसमें दो पहलू अलग हैं। एक पहलू है फारूक शिबली साहब का और इन जैसे बहुत सारे लोगों का। मैं सिर्फ फारूक शिबली, क्योंकि फारूक शिबली साहब ने ये बात रखी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि साहब शराब क्यों छोड़ी जाए, छूट क्यों दी जाए? तो शिबली साहब, कमाई कहां से होगी? इतने सारे खर्चे करने हैं, अस्पताल चलाने हैं, बाकी कहीं से सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं हो रही है, तो कमाई कहां से होगी? ये कह रहे हैं भाई कोई ना कोई जरिया निकालना चाहिए ना। और अगर जरिया शराब लेने वाले लोग जरिया बन रहे हैं और उसका टैक्स दे रहे हैं, तो क्या वो नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं क्या इसका सोल्यूशन क्या है फिर आपकी नजर में? जी किशोर जी, बात कर सकता हूँ? हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ। हाँ किशोर जी, देखिए, मैं हमारे जीबीएल साहब जो विजयवाड़ा से ही ताल्लुक रखते हैं, सबसे पहले मैं उनका नमस्कार कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात खुलासा कर दूं। कल जो है फूलों की बारिश बरसाई गई थी, और आज जो है पूरी की पूरी शराब की बारिश जो है पूरे सूबे आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में जो है शराब की बारिश हो रही है। और मैं यहाँ पर एक और बात भी जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसकी वजह भी सामने है ना शिबली साहब। वजह तो है, वजह यह है कि कमाई करनी है, कमाई इसलिए करनी है क्योंकि खर्चे करने हैं। 40 दिनों की जो मेहनत है, उस मेहनत को जो है सिर्फ एक लम्हे में मिट्टी में मिला दी, जैसा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वही बात जो लखनऊ में पुलिस कह रही है, वही बात आप भी कह रहे हैं कि भाई इतने दिन इतनी मेहनत की। बिल्कुल खंडेलवाल से अच्छा सवाल पूछना चाहता हूँ। एक और हमें वही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक और चीज जो है आपके नहीं, एक और पहलू है शिबली साहब इसमें, वो है प्रवीण खंडेलवाल जी का, वो है व्यापारियों का कहना है कि कमाई करनी है तो फिर हमारी दुकानों से कर लो, शराब से क्यों कर रहे हो? प्रवीण जी, मैं सही कह रहा हूं? और मेरा इसमें यह कहना है कि यदि सभी सरकारों को राजस्व का संकट है, तो मुझे लगता है कि सभी सरकारों को व्यापारिक संगठनों से बात करनी चाहिए थी। हम अपने बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं। हम अपने बाजारों के अंदर जो भी सरकार के अन्य आप कह रहे हैं कि शराब खोलने की जरूरत नहीं थी, बिना शराब की दुकानें खोले ही हम कमाई करवा सकते थे। पहली बात। दूसरी बात किशोर जी, मैं और बात आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस प्रकार से जब प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर के लिए अपील करी, तो देश भर के लोगों ने उसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग दिया। और अगर सरकारों को राजस्व की इतनी चिंता है, तो हर प्रदेश का मुख्यमंत्री उस प्रदेश के व्यापारियों से बात करें। ये हमारी गारंटी है कि हम सरकार को उतना राजस्व दे देंगे। आपकी गारंटी है कि शराब की जरूरत की दुकानें खोलनी पड़ेगी। अच्छा, शराब, यही बात। अब अजय कुमार जी, ये प्रवीण खंडेलवाल जी दिल्ली में हैं, आपने सुना वो कह रहे हैं कि व्यापारियों से बात करो, हम उतना आपको दे देंगे रेवेन्यू, उतना टैक्स मिल जाएगा आपको कि शराब खोलनी नहीं पड़ेगी। अजय कुमार जी। किशोर जी, मैं तो जरूर, हम सब लोग जरूर, और खास तौर से आम आदमी पार्टी, हम लोग सहमत है कि बाकी दुकान भी हम लोग को खोलने की अब आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए दो राय नहीं है क्योंकि जब तक एक तो राजस्व है, दूसरा है क्योंकि दुकान और छोटे उद्योग से ये देश और मध्यम उद्योग से ये देश चलता है, बड़े बड़े उद्योग से नहीं चलता है। तो यदि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भारत में एक अजीब सा शब्द होगा, नहीं, उसको शब्द अभी बात अजय जी शराब की हो रही है कि भाई शराब इसलिए खोलनी पड़ी क्योंकि उससे हमको टैक्स मिलता है। अब प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे हैं बिना शराब के भी उतना टैक्स दिलवा देंगे आपको, तो बंद कर दीजिए शराब की दुकान। किशोर जी, अधिकांश जो बाकी दुकान के जो टैक्स है जीएसटी के बाद, तो वो प्रदेश के हाथ में तो कम ही रह गया, कुछ नहीं, बहुत ही कम सामान रह गए। आपके पास सिर्फ पेट्रोल डीजल और लिकर अल्कोहल है। तो यदि केंद्र सरकार बोल देती है ये केंद्र सरकार खंडेलवाल सर, नहीं, प्रवीण जी अजय कुमार जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार के पास तो आएगा नहीं ना वो टैक्स। आप अगर जो टैक्स देंगे वो तो केंद्र को जाएगा। किशोर जी,
जीएसटी में प्रावधान है कि आधा राज्य सरकार को जाएगा, आधा केंद्र सरकार को जाएगा। वही तो वो लड़ रहे हैं, एडवांस में देने को तैयार बैठे हैं आप योजना तो बना नहीं वही तो अजय कुमार जी कह रहे हैं कि केंद्र दे नहीं रहा। जीवीएल जी, अजय कुमार जी कह रहे हैं केंद्र अगर जीएसटी वाला हिस्सा दे दे तो फिर हमें शराब की दुकानें ना खोलनी पड़े। आप कह रहे हैं कि शराब की दुकानें इन्होंने मांगी इसलिए हमने खोलने की इजाजत दी। नहीं, जीएसटी हिस्सा, आधा हिस्सा स्टेट्स को सीधा जाता है, वो कोई बात नहीं है। केंद्र खर्चा भी कर रहा है। 1,70,000 करोड़ का गरीबों के लिए जो केंद्र सरकार ने योजना बनाई, जो गरीब कल्याण योजना, 30,000 करोड़ रुपया सीधा महिलाओं की जनधन खाते में डाल रहे हैं। ये कहां से आ रहा है ये पैसे? पूरे देश की, सबकी जनता की। तो इसलिए केंद्र सरकार के पास भी इतना रिसोर्सेज नहीं है कि राज्य सरकारों की घाटा को भरपाई कर पाए। तो इसलिए ये लिकर शॉप्स उनके दबाव पर, उनके आश्वासन पर, ये हम सारा नियमों का पालन करेंगे, उसी आश्वासन पर ये खुले हैं। यदि नियमों का पालन नहीं होता है, बंद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। आप नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखिए नहीं, ग्राउंड पे क्या होता है। दीपक रावत हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। दीपक यदि नहीं कर पाएंगे उनको नियमों को नहीं, उनको दुकानों को बंद करना पड़ेगा। मैं सीधा तौर पर आपको कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो कल तक बंद करना पड़ेगा। दीपक नियम का पालन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, पॉइंट लिया से शुरुआत करना चाहूंगा। ये देखिए ग्राउंड में देख लीजिए, दीपक दिखा रहे हैं दिल्ली में क्या है। जी किशोर, देखिए तस्वीर से शुरुआत करूंगा, ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये शराब की दुकान की है। सुबह काफी लंबी भीड़ थी, कई किलोमीटर लंबी भीड़ थी। दुकान बंद हुए कम से कम 4 से 5 घंटा हो चुका है। और ये तस्वीर देखिए, लोग अभी भी इंतजार में है कि कब दुकान खुलेगी। और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहीं आपको दिखती है? ये जीवीएल साहब देख रहे होंगे, अजय जी देख रहे होंगे। ये दुकान बंद हो गई, फिर भी लोग खड़े हैं। सुबह से ही पड़े हैं। सुबह से आपको लगता है कि इतने भीड़ में खड़ा होना चाहिए? गाड़ियां आई थी, गाड़ियों में खड़ा होना चाहिए इस तरीके से। खड़े हैं आप, इस तरीके से खड़े होना चाहिए। कोरोना का डर नहीं है? नहीं, पर दीपक अगर आपने सुबह से ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया होता तो शायद दिया इतनी बंद नहीं होती दुकान। नहीं होती ना, तो फिर उसके बाद आपने फॉलो नहीं किया। अब तभी भी लाइन में देखिए किशोर, ये तस्वीरें हैं आपके सामने। हाँ, वो दिख रहा है। देख सकते हैं कि मतलब सुबह ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है। अच्छा ये बताओ दीपक ये बताइए, दीपक मेरी आवाज सुनिए। दीपक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपक ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 4-5 घंटे हो गए ये दुकान बंद हो चुकी है, उसके बाद भी लोग किस इंतजार में खड़े हैं कि फिर खुलेगी? फिर कैसे खुलेगी? जी बिल्कुल, इसी इंतजार में कि कभी तो खुले तो दुकान से सामान ले। ये देखिए तमाम तस्वीरें एक तरफ, और अब फिर से आपको दिखाता हूँ। जहां तक भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको लोग नजर आएंगे। कब से इंतजार कर रहे हैं? सुबह 4 बजे का खड़े हो गए थे भाई साहब। 4 बजे से खड़े हैं। हाँ जी। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो पुलिस ने डंडे भी तो मारे अभी? नहीं, डंडे वंडे तो नहीं मारे, यहाँ डांट के भगाया। भाई मैं 11 बजे से खड़ा हूँ, मेरे को तो मिलेगी दारू ही है। कब से खड़े? मैं आया 3 बजे आया। 3 बजे आने के बाद मैंने देखा कि दुकान काफी देर से बंद है। मैंने कि थोड़ी देर रुकता हूँ, क्या पता खुल जाएगी। आप जिस तरीके से खड़े हैं भाई साहब, आपको पता है कि बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। ये आप इस तरीके से खड़े हैं, क्या ऐसा खड़ा होना चाहिए? नहीं, खड़ा नहीं होना चाहिए, पर लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत मेंटेन कर रहा हूं। जब मैं आया था यहाँ पे, ठीक है, क्या होता तो शायद पुलिस डंडे नहीं मारती और आप लोगों को भगाती नहीं। जी अच्छा, मैं यहाँ आया था। अजय कुमार जी आप तो इतने बड़े पुलिस अधिकारी भी रहे हैं। अब ये बताइए, देखिए ये शराब का सोशल इशू ही ऐसा है कि लोग कह रहे हैं हम 4 बजे से खड़े थे, दुकान बंद हो चुकी है, उसको कई घंटे हो गए, लोग अब भी खड़े हैं कि शायद दोबारा खुल जाए तो फिर बोतल ले लेंगे। तो ये इशू यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग खासकर इस धंधे की दुकान में करवाना बहुत मुश्किल है। तो क्या इस पर दोबारा विचार करना चाहिए अजय कुमार जी? नहीं, हमारा कहना है कि आपको पहले तो पूरे तरीके से जितने भी, अगर मान लीजिए किसी इलाके में अगर शराब के दुकान अगर आपको खोलने हैं तो उसको जो पूरा नियम को लागू करके, अगर 20 दुकान है तो आप चिन्हित करके एक और उसको जो लागू, क्योंकि हर जगह तो पुलिस रह भी नहीं पाएगी। पुलिस प्रशासन के ऊपर सर, तो उस तरह से आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सब लोग, कोई नहीं चाहता है कि शराब का दुकान खुल करके जो है ये सब हो जाए। लेकिन अगर और खंडेलवाल साहब का भी बात एकदम है, उनकी बात से हम सब लोग सहमत हैं कि बाकी दुकान खोलने का भी ज्यादा आवश्यकता है। उससे कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग करना, कैसे करना, जैसे मुख्यमंत्री जी ने पहले से कहा था कि मार्केट में ऑड इवन का रूल लगाने, लेकिन हो नहीं रहा ना। देखिए हो नहीं रहा। हमने तो किशोर जी, हमने तो केंद्र सरकार से अनुरोध किया है
जैसे दिल्ली में हम लोग ऑड इवन वाला मार्केट खोलने के लिए हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, ताकि जो है कुछ मार्केट खुल जाए, उसमें भी अगर हम दुकान को अलग अलग डेट में अलग अलग करके खोल देंगे अगर हो जाए तो भीड़ नहीं, पर हो क्या रहा है ना अजय जी, अब जीवीएल आपने भी तस्वीरें देखी, जीवीएल ने से बनाओ कि अब चक्कर क्या है कि ये कह रहे हैं कि साहब ये पुलिस को करवाना चाहिए, अब पुलिस उनके हाथ में है नहीं दिल्ली में। अच्छा, अब जो दुकानें जो खुल रही हैं, ये शराब की दुकान के ग्राहक की भी इस तरह के होते हैं कि वो घंटों में खड़े रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अब खड़े हुए हैं, दुकान बंद हो गई है उसके बाद भी खड़े हुए हैं। तो ये एक लेवल पे दोनों सरकारों को मिलकर, राज्यों की, सारी राज्यों की सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर कोई ना कोई तो इसका रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई पैसा भी चाहिए और ये सब दिक्कतें भी आ रही हैं, तो कैसे करेंगे? ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई प्लानिंग ही नहीं हुई। नहीं किशोर जी, क्योंकि अब पहला दिन है तो उम्मीद करता हूं स्थितियां सामान्य होगी कल। यदि ऐसा नहीं होगी तो इतने लोग बेबाकी से वहां खड़े हैं, इतना पीने के बेचैन हैं, उनके लिए बहुत निराशा होगा। उनको यदि वो कानून का, नियमों का पालन नहीं करेंगे, यदि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, उनकी वजह से दूसरों को परेशानी हो रही है ना। देखिए वो तो अपने लाइन में खड़े हुए हैं, सुन लीजिए, लेकिन नहीं किशोर जी, एक हमें देखिए, जब पहले दिन दूसरे दिन जब लगा था ना, इससे मैंने सैकड़ों लोगों को एक सब्जी मार्केट में देखा था जी। हमने सब सारे चित्र देखे, हैदराबाद में देखा, लखनऊ में देखा, कोलकाता में ऐसे सीन्स देखे गए, दिल्ली में देखे गए, सैकड़ों लोग सब्जी के दुकान में चले गए थे क्योंकि ये पहला दिन था। बट एक दो दिन के बाद स्थितियां सामान्य हो गई। यहां भी ऐसा होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ऐसा नहीं होगा तो बंद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। प्रदेश सरकारों का ये दायित्व है, ये इनको उनके कहने पर, उनके डिमांड पर ये किया गया, उनका मेंटेन करना भी उनका दायित्व है। मैं समझता हूं सबको रेस्पॉन्सिबली काम करना पड़ेगा। बात तो ऐसी हो गई है कि देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि तबलीगी जमात के जरिए से जो जाने अनजाने में जो खता हुई थी, उसको जो है आप खता के तौर पे जो है देखना नहीं चाहते। लेकिन जब आप यहाँ पर जो है जानबूझकर, मतलब आपके पास जो है सामने, आंखों के सामने 40 दिन गुजर गए, लोगों का किस तरीके का जो है व्यवहार है ये आप बेहतर जानते हैं, उसके बावजूद भी जो है आप जो है ये कदम उठाए हैं। उठाने के बाद में मतलब यहाँ पे क्लियर कट जो है एक दोहरा व्यवहार जो है दिख रहा है केंद्र सरकार का। कैसे आप तबलीगी ने जिस प्रकार आप कहां से कहां जोड़ रहे हैं? मैंने तबलीगी को इस चर्चा में लाना नहीं चाहा, लेकिन तबलीगी का मतलब नहीं है इसमें। तबलीगी फारूक साहब तबलीगी के आपके कई लोग, आपके तबलीगी जमात नहीं फारूक साहब, एक मिनट फारूक साहब, तबलीगी जमात, फारूक साहब आप कह रहे हैं कि तबलीगी जमात पे किया, क्या शराब की दुकानें इसलिए बंद करनी चाहिए क्योंकि तबलीगी जमात पे सख्ती की गई थी? इन दोनों को कैसे जोड़ रहे हैं आप? तबलीगी ने तोड़ने का काम किया है, मैंने थोड़ी जोड़ा है भाई। अगर तबलीगी जमात की वजह से आपने हजारों लोगों को संक्रमित किया है। एक मिनट फारूक साहब आपका ऑडियो में डाउन कर रहा हूं। फारूक साहब ये बात नहीं है ना फारूक साहब, आप कह रहे हैं तबलीगी जमात का मसला अलग था, उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। अभी शराब की बात है, आपने शराब पर अपना पॉइंट रखा, इसलिए हमने आपको बुलाया। आपने कहा कि शराब खोलने की जरूरत नहीं है, वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात कर रहे हैं। तबलीगी जमात और इसको कैसे जोड़ रहे हैं आप कि भाई वहां पे सख्ती की थी तो यहां पे सख्ती क्यों नहीं कर रहे? अरे सख्ती तो हर जगह होनी चाहिए, हम वही बात कर रहे हैं कि सख्ती हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि सख्ती नहीं कर रहे तो सिर्फ शराब की दुकानों की बात नहीं है, उन लोगों की वजह से जो शराब की दुकानों में लाइन लगा के खड़े हैं, जो खतरा है वो तो पूरे समाज को जा रहा है ना, वो सिर्फ उनको ही नहीं जा रहा। अगर शराब की दुकान में लाइन लगा के कोई खड़ा है और उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है और खतरा है कोरोना का, तो वो खतरा सिर्फ शराब की दुकानों में खड़े हुए, लाइन में खड़े हुए लोगों का नहीं है, वो पूरे समाज का है। ये समझने की जरूरत है ना हमको। अब उसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। सोल्यूशन में प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि भाई सारी दुकानें खोल दीजिए, आपको शराब की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टैक्सेशन आ जाएगा। अजय कुमार जी कह रहे हैं केंद्र सरकार अगर शेयर करना शुरू कर दे टैक्सेशन तो ये हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो राज्य सरकारों को देखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, नहीं तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो ये तो हम कहीं पेपर में नहीं पहुंच रहे। जीवीएल जी कितने दिन देखना पड़ेगा, कितने दिन देखेंगे? नहीं बिल्कुल, हम देखिए किशोर जी, यह आज से ही एक तरह से वहां नियंत्रण लाना उनके प्रदेश सरकारों का, स्थानीय प्रशासनों का दायित्व था।
और आज नहीं है तो कल के दिन हम देख सकते हैं यदि स्थिति नहीं सामान्य नहीं होती है। दिल्ली का एग्जांपल दिल्ली का एग्जांपल लीजिए। दिल्ली में पुलिस तो नहीं है उनके पास, दिल्ली में उनके पास पुलिस नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग वो प्रशासन कैसे लगाएगा? जीवीएल साहब। किशोर जी नहीं देखिए, लोग स्थानीय प्रशासन और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर इसको करेंगे। बिल्कुल उन पर दायित्व है, मैं मानता हूं ये उन पर एक नया बोझ है, पुलिस पर भी नियंत्रण करने का उनके लिए एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस कह रही है कि भाई क्या रोकें? वो फ्री थे, बट लेकिन यदि हम कानून और नियम के अनुसार इसको लागू नहीं रख सकते हैं, प्रदेश सरकारों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए सबकी इंटरेस्ट में अजय जी नियंत्रण करने का काम करें। और मॉल्स हम नहीं खोल सकते हैं। खंडेलवाल जी बार बार कह रहे हैं आप बड़े मॉल खोल दीजिए या बड़े मार्केट खोल दीजिए, शायद वो करोल बाग से इत्तेफाक रखते हैं। आप करोल बाग खोलेंगे तो 40,000 लोग वहां हर संडे को जाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई शराब की दुकानें खोल दी। कल हमको देखना पड़ेगा और ये भी जरूर देखना पड़ेगा कि इसको ये फिजिकल डिस्टेंसिंग को उसमें लागू किया जाए। लेकिन इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जैसे दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है, मार्केट खोलने के लिए भी कोई ना कोई उपाय फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जो है हम लोग को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम दूरी रखेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है अगर वो बरकरार रखी जाए तो मार्केट भी क्यों ना खोल दिए जाए, जो बात खंडेलवाल जी कह रहे हैं। खंडेलवाल जी, जिम्मेदारी कौन लेगा? किशोर जी मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मॉल खोल दीजिए जैसा जीवीएल अभी कह रहे थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यदि व्यापारिक संगठनों को विश्वास में ले तो एक नहीं, हमारे पास 3-3, 4-4, 5-5 फॉर्मूले हैं जो हम राज्य सरकारों से बात करके हर राज्य में उसकी परिस्थिति के अनुसार वो फार्मूला एडॉप्ट किया जा सकता है। आप दिल्ली सरकार के पास गए? आप दिल्ली सरकार के पास गए खंडेलवाल जी? कौन बुला रहे हैं? हमको पूछता कौन है? किशोर जी, केवल व्यापारी को जब टैक्स पूछते हैं, व्यापारी को कोई सरकार नहीं पूछती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपको यहाँ पर। किसी ने आपको बुलाया? आपका दर्द यह है कि किसी ने बुलाया नहीं आपको? दिल्ली का मुख्यमंत्री बुलाया, हम जाएंगे उनके पास में। तो अजय जी बुलाइए इनको। खंडेलवाल साहब, किशोर जी नंबर हमको भेज दीजिएगा। आपके पास खंडेलवाल साहब का नंबर ही नहीं है? साहब का नंबर भेज दीजिएगा, जो है अजय जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहिए मेरे नंबर उनके पास में है, वो मुझसे बात करना चाहे तो मैं कभी भी आने को तैयार हूँ। वो कह रहे हैं जब टैक्स लेना होता है तब तो सारे नंबर होते हैं आपके पास। नहीं, अरे किशोर जी, आप उनको बुलाए शो में, आपके पास उनका नंबर होगा तो मैं एक दोस्त। बिल्कुल साहब, मैं तो नंबर बिल्कुल मुहैया करवा दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि दिल्ली सरकार के पास ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का नंबर ना हो, लेकिन वो भी बिल्कुल होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के पास भी है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पास भी है। अच्छा खंडेलवाल जी, अच्छा चलिए, केंद्र सरकार के पास गए आप? हेलो, केंद्र सरकार के पास गए? केंद्र सरकार के साथ हम लगातार अनेक और विषयों को लेकर के, आज जैसे कि पूरे देश में एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई कौन कर रहा है? वो हम कर रहे हैं, वो हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन ये मसला अगर राज्य सरकारों का है तो पूरे हर राज्य के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि शराब की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरी दुकानें खुलवा दीजिए, राजस्व पूरा आ जाएगा। देखिए, घूम फिर के बात वही है कि राज्य सरकारों का जो अजय कुमार जी कह रहे हैं वो बात भी है, और जो जीवीएल साहब कह रहे हैं वो बात भी सही है कि जीवीएल साहब ने कहा कि भाई राज्य सरकारों ने बोला कि राजस्व के लिए हमको खोलने की जरूरत पड़ेगी, तभी हमने कहा था, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये बंद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। लेकिन सवाल यह है कि आज तक हम यही कहते रहे कि भाई ये सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, सरकार दे रही है। असल में सरकार हमारे ही पैसे से दे रही है और हमारे पैसे की सरकार को जरूरत पड़ती है। यहाँ पर एक और छोटा सा मुद्दा है। जी बोले फारूक साहब। जो शराब है, शराब जो है इम्यून सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जो इंसान का इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। वो मेडिकल इशू है, वो बात मेडिकल इशू है, लेकिन ये कोरोना भी तो मेडिकल नहीं, बिल्कुल सर। आप कह रहे हैं कि इसमें हेल्थ इशू भी देखना चाहिए था कि अगर आप खोल रहे हैं कुछ ऐसा। बिल्कुल देखना चाहिए था,
क्योंकि इम्यून सिस्टम जब इंसान का गिर जाता है तो ऑटोमेटिक कोरोना जो है बहुत जल्दी अटैक हो सकता है। तो जीवीएल साहब ये तो आपको देखना चाहिए था, मतलब केंद्र सरकार को देखना चाहिए था। नहीं फारूक जी, लगता है वो भी मेडिकल प्रोफेशनल है, ये यदि कुछ है तो ऐसा कुछ पेपर लिखें तो जरूर ये जानकारी केंद्र सरकार जो गाइडलाइंस दे रही है, जिस प्रकार अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखना है, इसको कैसे बढ़ाना है, बेहतर कैसे करना है, वो सलाह दे रही है। दारू मना है ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये आपको किसी की ये दारू या सिगरेट ये बिल्कुल प्रोस्क्राइब सब्सटेंसेस हैं, ये किसी के सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ये सबको मालूम है। इसके लिए कोई नया एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। आज शायद देश को ये बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि ये इनको बेचना कितना जरूरी है। बाकी सारी चीजें चलाने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, ट्रेनों में मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये सब खर्चे लगते हैं, और ये खर्चे हमारी जेब से ही जाते हैं सरकारों के पास। और वो जेब चाहे शराब खरीदने वाले की हो चाहे किसी की भी हो, ये मजबूरी है, ये दिख रहा है। अब सवाल ये जो जीवीएल जी बस वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फारूक साहब। और मसला ये कि अब सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, जैसे जीवीएल साहब ने कहा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो नहीं चल सकता, एक दो दिन देखेंगे, लेकिन ये इसका मतलब ये मत मानिएगा कि भाई एक दो दिन ही शराब की दुकानें खुली हैं तो और भीड़ लगा दीजिए वहां पे, फिर तो पक्का ही बंद हो जाएंगी। मजबूरी क्या है सरकार की वो हमने देख ली, और अब हमारी मजबूरी क्या है वो हमें देखना है कि अगर हमें वहां पे जाके लाइन लगानी है तो खुद के बचाव के लिए ही नहीं, ये सिस्टम चलता रहे उसके बचाव के लिए भी ढंग से लाइन लगानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीवीएल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय कुमार जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, फारूक शिबली साहब, और दीपक और अजीत हमारे साथ थे। दीपक दिल्ली से थे, अजीत हमारे साथ लखनऊ से थे। ये सुलगता सवाल है कि भाई शराब की दुकान खुलनी जरूरी है तो संभालेगा कौन भीड़ को।